ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रग्स यूज्ड इन गाउट। पिछली वीडियो में हमने गाउट को देखा था और हमने देखा था कि क्या स्ट्रेटजी हो सकती है गाउट को ट्रीट करने में। तो आज हम ड्रग्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं और वो कैसे उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और गाउट में यूज़फुल है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम 4 टाइप्स की ड्रग्स को यूज़ करते हैं गाउट में। सबसे पहली जो ड्रग्स हमारा यूरिक एसिड की जो सिंथेसिस है, उसकी प्रोडक्शन है, उसको कम करती हैं बॉडी में। एक सबसे पहला जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है यही है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो ड्रग्स यूज़ होती हैं वो इसी कैटेगरी की होती है। चाहे आपका वो क्रॉनिक गाउट हो या आपका एक्यूट गाउट हो, या फिर आपको कई बार क्या होता है कि क्रॉनिक गाउट में ही आपको एक्यूट गाउट्स के अटैक आते हैं थोड़े थोड़े। कई बार इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो जाती है, पेन ज़्यादा हो जाता है क्रॉनिक गाउट में, तो ये रहता है। तो उसमें भी हम इन्हीं ड्रग्स का यूज़ करते हैं जो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को कम करते हैं। सेकेंड हम बात करें, ड्रग्स इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिक एसिड। जो ड्रग्स आपकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती हैं यूरिक एसिड की, कि उसको वाटर सोल्यूबल फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर देती हैं यूरिक एसिड को, ताकि वो यूरिन के थ्रू आराम से आपका बाहर निकल जाए। इस कैटेगरी में आपको एक बहुत अच्छी जो नई ड्रग्स हैं उनके बारे में पता लगेगा, और ये सिर्फ हम आईवी के थ्रू यानी इंट्रावेनस रूट से दे सकते हैं। आप ऑरली या इंट्रामस्कुलर नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल आपकी न्यूली कैटेगराइज्ड ड्रग है। थर्ड हम बात करें, ड्रग इंक्रीजिंग द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। जो ड्रग्स आपकी एक्सक्रीशन को बढ़ाती हैं यूरिक एसिड के। अब यहाँ पर कुछ लोग जो फार्मा से हैं या नहीं हैं, तो उनके माइंड में आ रहा होगा कि हम डायूरेटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। कि डायूरेटिक्स जो है हमारा जो है यूरिन को कंसंट्रेट करता है, तो उसमें आपका जो है यूरिक एसिड भी बाहर निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपके डायूरेटिक्स आप यूज़ करते हैं थायजाइड्स वाले, तो उसमें क्या है, वो आपका प्रॉक्सिमल टेब्यूल जहाँ पे यूरिक एसिड का रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो उसको वो बढ़ाते हैं, कम नहीं करते हैं। तो थायजाइड की वजह से भी आपका यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ जाता है। ये उनका एक साइड इफेक्ट होता है, कोई मेन इफेक्ट नहीं है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है। लेकिन जो आपका यूरिक एसिड जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में एब्जॉर्ब होता है, रीअब्जॉर्ब होता है, तो वहाँ पर वो ड्रग्स जो है अल्टर करती हैं, और जिसकी वजह से यूरिक एसिड आपका बढ़ता है। तो इस कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डायूरेटिक्स इंक्लूड नहीं है, अगर आपके माइंड में आ रहा हो तो। फोर्थ कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर हम नसेड्स यूज़ करते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो नसेड्स में जब हम देखते हैं तो एक आपका पॉइंट रहता है कि कौन कौन से नसेड्स दिए जा सकते हैं। जैसे आप डाइक्लोफिनेक का यूज़ कर लेते हैं। पैरासीटामोल हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो एनाल्जेसिक और आपका जो है एंटीपायरेटिक होता है। तो आप एस्पिरिन देखते हैं, बहुत सारी ड्रग हैं, डाइक्लोफिनेक जिसे आप वोवरान के नाम से जानते हैं। तो हर एक नसेड का यूज़ गाउट में नहीं हो सकता है। कुछ ड्रग्स हैं हमारे पास जिनका हम यूज़ कर सकते हैं सिर्फ आपका गाउट में। स्टीरॉइड्स को हम दे सकते हैं इन्फ्लामेशन कम करने के लिए, पेन कम करने के लिए। लेकिन स्टीरॉइड्स जो है हमारी, ये एक सबसे लास्ट जो एक चैप्टर कह सकते हैं हम गाउट की ट्रीटमेंट में होता है, कि जब कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका गाउट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है यूरिक एसिड, तो तब हम स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, इसमें से अभी बहुत सारी एंटीबॉडीज़ हैं या इंटरल्यूकिन्स हैं जो हमारे अभी तक जो FDA ने अप्रूव नहीं किए हैं, तो इसलिए मैंने उन्हें इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर वो अप्रूव होते हैं तो वो उनका भी यूज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर जब हम चलते हैं तो पहली कैटेगरी हमारे ड्रग डिक्रीजिंग द सिंथेसिस और प्रोडक्शन। तो इसमें हमारे पास 2 टाइप्स की ड्रग हैं। एक जो प्यूरिन एनालॉग हैं, यानी प्यूरिन जो आपकी स्ट्रक्चर्स हैं DNA बेसिस हैं उनसे मिलती हैं, और एक है आपका नॉन प्यूरिन एनालॉग। तो एक प्यूरिन एनालॉग जिसे हम हाइपोजेंथिन से, ये जो इसकी स्ट्रक्चर है एलोप्यूरिनोल की, वो मिलती है, दैट इज एलोप्यूरिनोल। ये जो आपकी ड्रग है ये आपकी जेनरिक ब्रांडेड बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं। नॉन प्यूरिन एनालॉग आपका फ्यूबॉक्सोस्टैट है। अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो कौन सी ड्रग बेटर है, तो आपका फ्यूबॉक्सोस्टैट जो है
ये आपकी एक बेटर ड्रग है इन कंपैरिजन टू एलोप्यूरिनॉल, क्योंकि इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, ड्रग इंटरेक्शन बहुत कम है। एलोप्यूरिनॉल के जब आप ड्रग इंटरेक्शन देखेंगे तो बहुत सारे हैं, इसलिए ये जो है आपकी ड्रग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये दोनों जो ड्रग्स हैं वो आपका इनहिबिट करती हैं एंजाइम को ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। ये आपका एंजाइम है जिससे आपका यूरिक एसिड जो है आपका बनता है, टूटता है, तो जब इसका प्रीवियस प्रोडक्ट से ये यूरिक एसिड में बनता है तो इस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है तब भी यूरिक एसिड होता है, यानी आपको गाउट हो जाता है। तो एलोप्यूरिनॉल को हम एक सुसाइडल इनहिबिटर के तौर पे भी देखते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे आपने देखा कि जो आपका एलोप्यूरिनॉल है ये आपका जो है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इसको इनहिबिट कर रहा है, लेकिन एक बात और है कि एलोप्यूरिनॉल जो है एक्टिवेट होती है, यानी और एक्टिव इसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको एक्टिवेट भी जो है आपका ज़ैंथीन ऑक्सीडेज ही कराता है। तो ये इनहिबिट भी ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को करती है और एक्टिवेट इसे ज़ैंथीन ऑक्सीडेज ही कराता है। आने वाली लाइंस में आपको समझ में आएगा अच्छे से। एलोप्यूरिनॉल इज एन सुसाइडल इनहिबिटर बिकॉज एलोप्यूरिनॉल इज मेटाबोलाइज्ड बाय ज़ैंथीन ऑक्सीडेज टू एलोज़ैंथीन। कि आपका एलोप्यूरिनॉल एलोज़ैंथीन में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। तो हम ये कह सकते हैं कि एलोप्यूरिनॉल इतना ज़्यादा ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट नहीं करता है क्योंकि उसको मेटाबोलाइज करता है, लेकिन जब मेटाबोलाइज होकर एलोप्यूरिनॉल एलोज़ैंथीन में कन्वर्ट हो जाता है तो एलोज़ैंथीन जो है इनहिबिट करता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को, और ये आपका लॉन्गर एक्टिंग इनहिबिटर है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि एलोप्यूरिनॉल को सुसाइडल इनहिबिटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जो है एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, इसको ये दो ड्रग्स आपकी इनहिबिट कर रही हैं। तो ये जो आपकी ड्रग्स हैं दोनों, इनको हम क्रॉनिक गाउट में यूज़ करते हैं या एक्यूट जो अटैक्स आते हैं उनको मेंटेन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है इन दोनों ड्रग का। अगर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आज तक एलोप्यूरिनॉल ही प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं जिन्हें एक्चुअल में बहुत अच्छा पता है वो फ्यूवोक्सोस्टैट को चूज़ करते हैं। दिस ड्रग इज ऑल्सो गिवन इन सेकेंडरी हाइपर यूरिसीमिया। अब इसको मैंने पिछली वीडियो में बताया है, मैं फिर से यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब कोई कीमोथेरेपी ले रहा होता है कैंसर के लिए तो वहाँ पर यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बॉडी में बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए भी इन ड्रग्स का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट, तो ये आपका पिछली स्लाइड्स में जो ड्रग थी, ड्रग डिक्रीजिंग द सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड, तो यहाँ पर ये दोनों ड्रग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट कि आपका फ्यूवोक्सोस्टैट और जो है एलोप्यूरिनॉल इनका क्या इंटरेक्शन है दूसरे ड्रग्स के साथ, और इसको हम कैसे डोज कम या ज़्यादा करना चाहिए। तो सबसे पहले जो ड्रग्स आपकी ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जिन्हें मेटाबोलाइज करता है, अगर हम उन ड्रग्स के साथ एलोप्यूरिनॉल को दे दें तो उसकी डोज हमें कम करनी पड़ती है। जो आपकी बाकी डोजेज हैं उनकी डोज हमें कम करनी पड़ती है। जैसे आप देखेंगे 6-mercaptopurine इस ड्रग का यूज़ आपका कैंसर में होता है, और एजाथायोप्रिन इस ड्रग का भी यूज़ आपका कैंसर में होता है। तो ये दोनों ड्रग जो हैं ये मेटाबोलाइज्ड होती हैं आपकी ज़ैंथीन ऑक्सीडेज से, लेकिन अगर एलोप्यूरिनॉल ने ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को आपको इनहिबिट कर दिया तो क्या होगा, तो आपको इन दोनों ड्रग्स का जो डोज है वो रिड्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि ड्रग्स मेटाबोलाइज नहीं होंगी तो इनका जो अमाउंट है, जो इनका एक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में। तो ये इसलिए जो है इनकी डोज जो है कम करके हम देते हैं अगर साथ में हमने एलोप्यूरिनॉल को दिया है। नेक्स्ट पॉइंट पर जब हम आते हैं, कंबाइंड यूज ऑफ एलोप्यूरिनॉल एंड एम्पिसिलिन कॉज ए ड्रग रैश इन 20% ऑफ पेशेंट। तो कम ही यूज़ करते हैं हम एम्पिसिलिन का एलोप्यूरिनॉल के साथ, लेकिन अगर करते हैं तो 20% पेशेंट में रैशेस हो जाते हैं। एलोप्यूरिनॉल रिक्वायर डोज एडजस्टमेंट इन रीनल फेलियर, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपका प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल से क्या रोल है, लेकिन फ्यूबोक्सोस्टैट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्यूबोक्सोस्टैट जो आपकी ड्रग है नॉन प्यूरिन एनालॉग है,
वो आपकी रीनल फेलियर में सेफ है। तो इसलिए जो आप कुछ डॉक्टर्स हैं वो फिवोक्सोस्टैट को बेटर मानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटरेक्शन भी है ड्रग्स का, तो एक सेफ है। लेकिन एक फिवोक्सोस्टैट के साथ एक दिक्कत है कि आपका लीवर फंक्शंस जो टेस्ट होते हैं LFT उनको अल्टर कर सकती है। तो एक हम इसे अवॉइड कर सकते हैं कि इसे लेके लीवर फंक्शन टेस्ट ना कराए जाएं। मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंट एडवर्स इफेक्ट देखें ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ, तो अगर इसे हम एक्यूट अटैक्स में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो है गाउट का प्रेसिपिटेशन हो जाता है, ये बढ़ जाता है। अगर हम बार बार आपको अटैक आ रहा है गाउट का, तो बार बार आप यही ड्रग ले रहे हैं तो उससे ये और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। नेक्स्ट, ड्रग इंक्रीजिंग एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, जो आपका एक्सक्रीशन को बढ़ाती हैं यूरिक एसिड के। तो इसमें आप देखेंगे प्रोबेंसिड, सल्फापायराजोन, बेंजब्रोमेरोन और लेसेन्यूरेड, ये आपकी ड्रग है लेसेन्यूरेड, जो आपकी न्यूली ड्रग है गाउट के ट्रीटमेंट के लिए लेसेन्यूरेड। इन सारी ड्रग्स का जो है पहले यूज़ हो रहा था, लेकिन ये ड्रग का यूज़ अब होने लगा है। तो जो भी आपकी ये ड्रग हैं ये क्या करती हैं, सिंपल सी बात है, रीअब्जॉर्प्शन जो हो रहा है उसको इनहिबिट करती हैं। तो यही आपका एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि दीज ड्रग्स एक्ट एज एन कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड इन द प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स। तो इसके रीअब्जॉर्प्शन को जो है ये प्रिवेंट कर रही है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड आपका सिक्रेट आउट होता जा रहा है। एक सिंपल सा आपका ये कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि आपका रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट हुआ तो दूसरा ऑप्शन आपका एक्सक्रीशन का ही बचता है। इसके साथ साथ हम कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यूरिक एसिड है, तो ये आपका एसिड है, तो अगर हम जो आपका यूरिन है उसको हम एल्कलाइन कर दें, उसको बेसिक कर दें, तो क्या होगा, यूरिक एसिड आपका आयनाइज हो जाएगा और आयनाइज प्रोडक्ट आपके जल्दी एक्सक्रीट आउट होते हैं बॉडी से। तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे यूरिन एंड आपका एल्कलाइजर, जिसमें आप सोडियम बाइकार्बोनेट या कोई आप एंटासिड देखते हैं तो वो देते हैं हम। प्लेंटी ऑफ वाटर्स, इसका भी हम यूज़ करते हैं कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए। बहुत सारे ड्रग्स के साथ कहा जाता है कि पानी ज़्यादा लें, तो वो आपका यहाँ पर भी यूज़ होता है कि ड्रग का एक्सक्रीशन जो है आसानी से हो जाए। तो शुड बी गिवन, तो ये भी आपके प्लेंटी ऑफ वाटर, यूरिन एल्कलाइजर शुड बी गिवन टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन किडनी ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट देखें तो कुछ क्राइटेरिया हैं जहाँ पर हम इन ड्रग्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर पहले से ही किसी को यूरिक एसिड के क्रिस्टल या फिर कैल्शियम का क्रिस्टल, पथरी जिसे आप कह सकते हैं, वो प्रेजेंट है किडनी में, तो वहाँ पर हम इस ड्रग को नहीं देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ड्रग शुड नॉट बी यूज इन लो रीनल क्लियरेंस, कि आपकी जो ड्रग है, जो आपका पेशेंट है, अगर उसका रीनल क्लियरेंस ठीक नहीं है, यानी बहुत कम है, तो रीनल डैमेज कह सकते हैं हम, नेफ्रॉन डैमेज कह सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोबेंसिड इज यूज्ड विद पेनिसिलिन टू डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन, तो इसका एक ये एक्स्ट्रा यूज़ है कि प्रोबेंसिड को हम पेनिसिलिन के साथ यूज़ करते हैं कि आपका रीनल एक्सक्रीशन जो है उसका डिक्रीज हो जाए और मैकेनिज्म और जो उसका एक्शन है वो आपका बढ़ जाए। नेक्स्ट, ड्रग डिक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म, इसमें आप देखेंगे कि जो बर्ड्स में आपका एक एंजाइम होता था यूरिएट ऑक्सीडेज, जिसे हम यूरिकेज के नाम से जानते हैं, वो क्या करता था, यूरिक एसिड को कन्वर्ट करता है आपका सोल्यूबल एलेंटोइन में। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सोल्यूबल एलेंटोइन, स्पेशली वर्ड सोल्यूबल, क्योंकि अगर यूरिक एसिड को हम ऐसे किसी कंपाउंड में कन्वर्ट कर दे जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, सोल्यूबल है और यूरिन के थ्रू इजीली आपका बाहर निकल जाता है, तो यूरिक एसिड जो है बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होगा, क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो बर्ड्स में ऐसा था पहले, अभी भी है ये मैकेनिज्म कि जो यूरिएट ऑक्सीडेज है वो क्या करता है, यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट कर देता है जो सोल्यूबल है, और बर्ड्स उसे एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो ये एंजाइम जो है ह्यूमन में अब्सेंट था, प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अब क्या हुआ है कि हमने रिकम्बोनेंट जो है यूरिएट ऑक्सीडेज को बनाया है और इसे हम आईवी की फ्लूइड की तरह दे सकते हैं। तो इस रिकम्बिनेंट यूरिक ऑक्सीडेज को हम रेस्ब्यूरिकेज के नाम से जानते हैं। तो ये ड्रग है जिसे हम आईवी जो है देते हैं, आईवी रूट से देते हैं। अब इस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या इसका टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए हमने इससे क्या किया है, कॉटेड किया है, या हम कह देते हैं कि एक तरह से पैगाइलेटेड किया। जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल जो है
उनके साथ मिक्स किया है ताकि इस ड्रग का जो एक्शन है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बढ़ जाए। तो इसको हम कहते हैं पैग्लोटिकेज। तो ये 2 ड्रग्स हैं आपकी जो इंक्रीज करती हैं मेटाबॉलिज्म को। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ से हमने इस एंजाइम को देखा, फिर रिकम्बिनेंट बनाया, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, नसेड्स के बारे में अगर हम बात करें तो नसेड्स में आप देखेंगे एस्पिरिन का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि एस्पिरिन आपका ब्लड थिनिंग करता है, तो बीपी भी आपका जो है वो अल्टर होता है, और इसके साथ साथ दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं एस्पिरिन के। एज रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट भी है कि आप बच्चों में नहीं दे सकते हैं। तो हाइपर यूरिसीमिया कॉज करता है कि यानी आपका यूरिक एसिड को बढ़ाता है। तो इंडोमेथासिन जो आपकी ड्रग है, इसको हम यूज़ करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस है ये आपकी। है किस लिए? बेटर टॉलरेबिलिटी के लिए, लेकिन इसका यूज़ कम है क्योंकि इसका एक साइड इफ़ेक्ट है कि इसमें फ्रंटल हेडेक, जो आपका सामने फोरहेड होता है वहाँ पर हेडेक होता है इंडोमेथासिन के बाद, तो ये एक इसका साइड इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करें कोल्चिसिन, ये आपकी एक ड्रग है जो आपका मेटाफेज को अरेस्ट करती है। जनरली आपने ये आई थिंक प्लांट जो फिजियोलॉजी है वहाँ आपने पढ़ा होगा। तो कोल्चिसिन जो ड्रग है वो आपका मेटाफेज को अरेस्ट करती है, तो इसका भी हम यूज़ करते हैं आपका एज एन नसेड पेन किलर में, आपका इन्फ्लामेशन रोकने के लिए। और नसेड्स जो आपका इंडोमेथासिन है या दूसरी नसेड्स है उनसे ये फास्टर एक्टिंग है, लेकिन इसका जो टॉक्सिसिटी है वो हाई है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये ग्रेन्युलोसाइट्स को इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स तक, जहाँ पर आपकी सूजन है वहाँ तक नहीं जाने देती है, तो यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इनहिबिटिंग द ग्रेन्युलोसाइट माइग्रेशन इनटू द इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स। साइड इफेक्ट देखें तो बोन मैरो डिप्रेशन एंड किडनी डैमेज, और आपका टॉक्सिसिटी भी जो है इसका एक साइड इफेक्ट है। तो और जो आपकी ड्रग्स हैं जो इसके अलावा बचती हैं वो आपकी स्टेरॉइड्स हैं, maintain inflammation and the pain. So this is all about the gout. So I hope you like the video. You can press the subscribe button. Thank you so much and all the best.